नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, और आज जो प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों हम, ये क्लास 9 यानी कक्षा 9 की NCERT का सार है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंपन का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। आपको पता है दोस्तों कि MP फॉरेस्ट के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, और बहुत छोटे न्यूमेरिकल और बहुत आसान आते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं और आप छोड़कर जाते हो और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक कंपन का आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ 0.02 सेकंड लिखा है। आवृत्ति क्या होती है, अब मैं आपको दोस्तों इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है, कि आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों फैक्ट वाइज, क्योंकि हम अब रिवीजन करेंगे, हमारे पास लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, और आवर्तकाल को दोस्तों टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आवर्तकाल होता है दोस्तों, एक आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, या हम सिंपल भाषा में कहें दोस्तों कि क्या हो सकता है, हम आवृत्ति निकालें, ठीक है, तो 1/T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/T मतलब टी की वैल्यू क्या है, आवर्तकाल की वैल्यू 0.0T सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 1/T मतलब 0.02। ठीक है, 0.02। ठीक है, अब यह क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 2/100 हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 100/2 हो जाएगा, मतलब 50 हर्ट्ज जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या होता है, तो याद रखना आवर्ती और आवर्तकाल का संबंध ये होता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, या आवृत्ति बराबर 1/T होता है, या T बराबर 1/N होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूं मैं कि मात्रक से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले बार तो बहुत क्वेश्चन आए थे मात्रक से। ठीक है, तो आपको मात्रक भी साथ में पढ़ते पढ़ते चलना है। ठीक, आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध मैंने बता दिया, T बराबर 1/N होता है। इससे ये न्यूमेरिकल अपन ने अभी सॉल्व किए थे। सोनार क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, जो समुद्री जहाज होते हैं दोस्तों, उसमें एक यंत्र लेकर रहता है जिसे हम सोनार कहते हैं, और इसमें दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, प्रकाश दोस्तों याद रखना अनुप्रस्थ तरंग होता है, और अनुप्रस्थ तरंग में दोस्तों याद रखना माध्यम के कणों का जो कंपन होता है ना, वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है। कैसा होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है। लेकिन ध्वनि जो है दोस्तों याद रखना अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और इसमें माध्यम के कणों का कंपन दोस्तों तरंग की दिशा के साथ साथ होता है। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग की दिशा के साथ साथ, और अनुप्रस्थ में दोस्तों लंबवत होता है। ठीक है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। कैसी होती है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, और किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है प्रकाश। ठीक है, याद रखना, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे निर्वात हो, सभी जगह दोस्तों प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों आपको पता होगी, सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्वनि जो होती है ना, इसकी चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है, और याद रखना ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। और स्पष्ट प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है, मतलब दोस्तों जब कोई आवाज टकरा के वापस हमारे कानों तक पहुंचती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों याद रखना श्रोता और जो परिवर्तक सतह होती है दोस्तों, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। मनुष्य की ध्वनि की श्रव्यता का परिसर दोस्तों याद रखना 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना तालाब के जल की सतह पर बनी हुई तरंग जो होती है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि तालाब के जल की सतह पर बनी हुई तरंग कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 बार स्टार लगा सकते हो आप, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना दोस्तों ध्वनि की प्रबलता दोस्तों कंपन
किसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। और याद रखना दोस्तों, ध्वनि का जो तारत्व होता है वो कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है और ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार 2017 एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है। देखिए, न्यूटन इंटू मीटर है कि जूल है कि उपरोक्त दोनों की बात है। ठीक है, आप अपना आंसर लगा सकते हो। ठीक, मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा यहाँ पर, है ना। तो याद रखना दोस्तों, कार्य जिसे हम वर्क कहते हैं ना, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना, कार्य का मात्रक जूल तो होता ही है, आपको पता होता है, लेकिन न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक, अब ये कैसे होता है इसको बताता हूँ मैं, है ना। कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणित विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और न्यूटन इंटू मीटर को ही दोस्तों जूल कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, कार्य जो होता है ना, ठीक है, बल और विस्थापन का गुणा होता है। बल एक सदिश राशि होती है, विस्थापन भी सदिश राशि होती है, लेकिन याद रखना दोनों सदिश राशि का गुणनफल दोस्तों कार्य होता है, जो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। याद रखना, दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि कौन सी है, कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना है। बताइए, आंसर बताइए भाई। कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों राइबोसोम। क्या है आंसर, हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, चलिए, कोशिका के अंदर दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो याद रखना कोशिका को कहते हैं। कोशिका का पता या कोशिका की खोज सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिटेल में मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक को, है ना। चलिए, अमीबा दोस्तों याद रखना, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और जीवाणु। जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया कहते हैं। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक कोषी जीव है या निम्न में से कौन सा एक कोषी जीव नहीं है। तो याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, ये सब एक कोषी जीव होते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, और कोशिका को जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है दोस्तों, याद रखना कि वो होता है केंद्रक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों याद रखना डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, और डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। ठीक, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रोक्रियोटिक कोशिका दोस्तों याद रखना, प्रोक्रियोटिक कोशिका में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखना, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे प्रोक्रियोटिक कहते हैं, और ऐसी कोशिका दोस्तों जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में दोस्तों याद रखना, केवल पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्यों कहते हैं, इसके सभी जवाब दोस्तों मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कोशिका को दोस्तों याद रखना, कोशिका में जो अनुवांशिक गुण होते हैं दोस्तों किस पे होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना है, तो याद रखना नारियल का जो रेशा होता है मेरे भाई वो किस ऊतक का बना होता है, स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊतक टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपको पता ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये फैक्ट आपको सारे नहीं मिलेंगे। देखिए, मस्तिष्क में स्थित ऊतक किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूरॉन। ऊतक जो मुंह के भीतर दोस्तों अस्तर का निर्माण करता है उसे सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्की एपिथेलियम कहते हैं। और ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, याद रखना उसको कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है उसे सल्की एपिथेलियम, और ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जो भोजन में
पौधों में भोजन का संवहन करता है दोस्तों, उसे फ्लोएम कहते हैं। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचरण करता है उसे वसा में ऊतक कहते हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरल आधारित संयोजक ऊतक दोस्तों रक्त को कहते हैं, ब्लड को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्लड, रक्त या खून को कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थोपेडा। क्या है? आर्थोपेडा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों याद रखना, भेल जो होता है ना मछली, वो फेफड़ा से सांस लेती है। कहाँ से सांस लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। याद रखना, गिल्स फेफड़े जो होते हैं उससे सांस लेती है। ठीक है, स्तनधारी दोस्तों याद रखना, जो अंडे देते हैं कौन से हैं? दो नाम हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकिडना और प्लेटिपस। देखिए दोस्तों, स्तनधारी जो होते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एकिडना और प्लेटिपस ऐसे दो स्तनधारी हैं दोस्तों जो अंडे देते हैं। अपवाद से क्वेश्चन आते हैं, मैंने कितने बार बता चुका है दोस्तों कि अपवाद से, जहाँ भी अपवाद आता है वहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्तनधारी दोस्तों जो अंडे देते हैं वो क्या होते हैं? एकिडना और प्लेटिपस होते हैं। प्राणी जगत का उस वर्ग का नाम बताएं जिसमें नवजात पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो वो स्तनधारी होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य। ठीक है, चलिए, जीवों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसकी त्वचा सल्क और प्लेटों से ढकी रहती है दोस्तों, तो उसको मत्स्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य वर्ग कहते हैं। और पोरीफेरा समूह के जीव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पोरीफेरा समूह के जीव को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जिसमें एक बीजपत्री पाया जाता है, और द्विबीजपत्री दोस्तों याद रखना, दो बीजों के पत्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री का उदाहरण है दोस्तों पेपियोडिलम। क्या कहते हैं इसको? पेपियोडिलम। और द्विबीजपत्री दोस्तों याद रखना, आइपोमिया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द्विबीजपत्री क्या है? आइपोमिया। और एक बीजपत्री क्या है? पेपियोडिलम। ठीक है, पादप वर्ग का उभयचर दोस्तों ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसको भी आपको क्या करना है? दिमाग में छाप के रखना है कि पादप वर्ग का जो उभयचर होता है दोस्तों उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। और सरलतम पौधों को दोस्तों याद रखना, थैलोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। किस वर्ग में रखा जाता है? सरलतम पौधों को थैलोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। और मोलस्क दोस्तों याद रखना, फाइलम का जो शरीर होता है वो कवच का बना होता है। मोलस्क दोस्तों याद रखना, एक फाइलम होता है जिसका शरीर किससे बना होता है? कवच का बना होता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन में ग्रुप में आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेप्टिक व्रण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? पेप्टिक व्रण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किसके लिए? पेप्टिक व्रण के लिए उत्तरदायी होता है जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, क्षय रोग या हैजा। तो देखिए दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों याद रखना, ये वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स, क्षय रोग, हैजा, ये सब किससे होते हैं? ये सब जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वायरस विषाणु से होने वाले रोग, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स। ठीक है, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और जो डेंगू होता है दोस्तों और एड्स जो होता है, ये सब वायरस से होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों याद रखना, बैक्टीरिया जीवाणु से टाइफाइड होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है और एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन घास है। देखिए, पर्यावरण विज्ञान, मैंने बताया ना आपको, पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको प्रूफ के साथ बता चुका हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट में कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस से आते हैं। तो पशुधन घास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पशुधन घास कौन कौन से होते हैं? बर्मिस बिल्कुल होता है, जई बिल्कुल होता है, सूडान घास ये भी होता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त से भी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कर्व प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक स्वर्ण पत्र पे क्या किया था? अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था और बताया था कि परमाणु में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिससे कुछ जिससे क्या होता है? कुछ टकरा जाती हैं, कुछ वापस आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो सिद्धांत बताया था रदरफोर्ड ने, तो उसने क्या बताया था? परमाणु में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, जिसके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। याद रखना, तो उसमें क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन और माइनस लिखा है दोस्तों, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, अब यहाँ एक माइनस लगा है दोस्तों, माइनस एक ही लगा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब दोस्तों 8 हो जाएंगे इसमें। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनों संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11, तो हो जाएगा 2, 8 और 1। अब ये कैसे होता है मत पूछना मेरे भाई। देखो, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होंगे आप 11th 12th में, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप समझने का प्रयास भी मत करना, बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से दोस्तों। अफबाऊ का नियम होता है, हुंड का नियम होता है, जो
जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको सब पता होगा। हुन्स लॉ होता है, अबवाउ लॉ होता है, पाउली का अपवर्जन नियम होता है। ठीक है, आप सोचोगे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना। चलिए, तो ये होगा मेरे भाई आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो मेहनत किया हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू। और अच्छा लगा होगा कंटेंट तो आप एक कमेंट कर देना प्यारा सा, बस इतना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।